हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज जो हम लोग नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जिसे लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। तो इस नोवेल को ओरिजिनली बेल्ग्रेवियन नाम के एक मैगजीन में 12 इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश किया गया था फ्रॉम जनवरी 1878 टिल दिसंबर 1878। और क्योंकि इस नोवेल की थीम काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, तो थॉमस हार्डी को इस नोवेल के लिए पब्लिशर ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। बट स्टिल ये 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हाईली रिगार्डेड नोवेल्स में से एक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नोवेल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस नोवेल की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि डिगोरी वेन नाम का एक रिडलमैन, रिडलमैन यानी एक ऐसा आदमी जो कि पूरे शहर में किसानों को लाल रंग की डाई या मिनरल सप्लाई किया करता था, और किसान उस डाई को यूज़ करके वो अपने शीप या भेड़ों को मार्क करने के लिए या उन पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो डिगोरी वेन नाम का एक रिडलमैन एग्डन हीथ नाम के एक काल्पनिक या फिक्शनल जगह को वो धीरे धीरे क्रॉस करके जा रहा होता है, और उसके वैन में पीछे एक लेडी पैसेंजर बैठी होती है जिसका नाम थॉमसन योब्राइट होता है, और डिगोरी उस लेडी को उसके घर लेकर जा रहा होता है। तो ये लेडी जो है थॉमसिन, वो असल में एक लोकल इन कीपर या लॉज कीपर जिसका नाम डेमन विल्डीव होता है, वो उससे प्यार करती है। और जिस दिन इन दोनों की शादी होने वाली होती है, ठीक उसी दिन इनके मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से थॉमसन की शादी पोस्टपोन हो जाती है। तो थॉमसन इस बात से इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो दौड़ते दौड़ते इस रिडलमैन डिगोरी के वैन के पास पहुंचती है, और फिर वो उससे कहती है कि वो उसे घर लेकर चले। तो अब ये डिगोरी जो है वो खुद भी इस थॉमसन से प्यार करता है, और 2 साल पहले इसने थॉमसन को प्रपोज भी किया था। बट उस समय थॉमसन ने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और अब जब डिगोरी खुद इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि डेमन विल्डीव जिससे कि थॉमसन शादी करने जा रही है वो उसके प्यार के लायक नहीं है, बट फिर भी डिगोरी थॉमसन का इतना वफादार है और वो उसके लिए इतना डिवोटेड है कि वो खुद थॉमसन की एक आंट जिनका नाम मिसेस योब्राइट होता है, वो उनके साथ मिलकर वो थॉमसन के पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाने में उसकी मदद करता है। और बात कर ले विल्डीव के बारे में, तो विल्डीव असल में यूस्टेशिया नाम की एक सुंदर लड़की से प्यार करता है, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ एग्डन हीथ में अकेली रहती है। तो यूस्टेशिया एक्चुअल में काफ़ी ब्यूटीफुल और क्वीनली टाइप वुमेन होती है, जिसके पिता असल में एक इटालियन व्यक्ति थे, और वो खुद भी बडमॉट नाम के एक फैशनेबल सी साइड रिसोर्ट में पली बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो इस जगह एग्डन हीथ से बिल्कुल नफरत करती है, और इसके साथ ही वो यहाँ के लोगों से भी दूर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के कुछ लोग उसे विच समझते हैं। और 1 साल पहले तक यहाँ के लोग यूस्टेशिया और विल्डीव को लवर्स के रूप में जानते थे, क्योंकि उस समय यूस्टेशिया के पास विल्डीव के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन या चॉइस नहीं होता है इन द टर्म्स ऑफ गुड लवर। तो अब बाद में विल्डीव क्या करता है, वो यूस्टेशिया को थोड़ा सा जेलस फील कराने के लिए और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो थॉमसन से शादी करने का पूरा ये प्लान बनाता है। और उस मैरिज सर्टिफिकेट में भी इस विल्डीव ने ही जानबूझकर गड़बड़ी करवाई थी, ताकि उसकी और थॉमसन की शादी पोस्टपोन हो जाए और यूस्टेशिया उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो हालांकि यूस्टेशिया एक बार के लिए तो फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाती है, पर बाद में जब उसे ये पता चलता है कि मिसेस योब्राइट का बेटा यानी क्लाइम योब्राइट, जो कि एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट है, वो पेरिस से वापस लौट आया है, तब वो विल्डीव को छोड़ देती है या ड्रॉप कर देती है। तो इस यूस्टेशिया का असल में एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरह से इस एग्डन हीथ नाम के छोटे से जगह से बाहर निकल सके और एक बिल्कुल नई ग्लैमरस और एक्साइटिंग लाइफ को शुरू कर सके। तो यूस्टेशिया ये सोचती है कि अगर वो मिसेस योब्राइट के बेटे क्लाइम योब्राइट से शादी कर लेती है तो वो इस छोटे से जगह से बाहर निकल पाएगी, और इसके साथ ही वो एक नई और ग्लैमरस ज़िंदगी को भी शुरू कर पाएगी। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स के बाद यूस्टेशिया किसी तरह से क्लाइम से मिलने में कामयाब हो जाती है, और फिर जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जब मिसेस योब्राइट इस बात के लिए ऑब्जेक्ट करती हैं, तब क्लाइम अपनी माँ से बहस कर लेता है, और फिर जब मिसेस योब्राइट को गुस्सा आ जाता है, तब वो यूस्टेशिया से क्वारल करने लगती हैं या बहस करने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब विल्डीव को ये लगने लगता है कि यूस्टेशिया अब उसके हाथ से निकल चुकी है या निकल गई है, तब वो क्या करता है, तब वो थॉमसन योब्राइट से शादी कर लेता है,
और जिसके बाद थॉमसन एक सुंदर से बेबी गर्ल को जन्म देती है और इसके साथ ही स्टेशिया और क्लाइम की भी शादी हो जाती है। तो स्टीशिया और क्लाइम की शादी के बाद ये लोग एक छोटे से कॉटेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक लंबे समय के लिए काफ़ी सुकून की ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। पर फिर धीरे धीरे बाद में क्या होता है, जब स्टीशिया को ये बात पता चलता है कि क्लाइम का अब पेरिस जाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो अब एक स्कूल मास्टर बनने की प्लानिंग कर रहा है, तो स्टीशिया इस बात से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसने तो क्लाइम से इसीलिए शादी की थी ताकि वो एक ग्रैंड और लग्जरियस लाइफ को लीड कर सके। पर अब जब क्लाइम खुद अपने डायमंड के बिजनेस को छोड़कर वो एक स्कूल मास्टर बनने की प्लानिंग कर रहा है, तो इससे स्टीशिया काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और इसके साथ ही क्लाइम के दिन रात अपने नए करियर के लिए इतने ज़्यादा स्टडी करने की वजह से उसकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब इस पॉइंट पर आकर विल्डीफ क्या करता है, वो दोबारा से स्टीशिया के लाइफ में लौट आता है और ना जाने कहाँ से वो बहुत सारे पैसों को एक्वायर कर लेता है या इनहेरिट कर लेता है, और जिसकी मदद से अब वो स्टीशिया की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। तो ऐसे ही एक दिन विल्डीफ क्या करता है, वो स्टीशिया से मिलने के लिए वो उसके घर चला जाता है, और जब वो उसके घर गया होता है तब उस समय स्टीशिया का जो हस्बैंड है क्लाइम, वो गहरी नींद में सो रहा होता है। तो स्टीशिया और विल्डीफ जब आपस में बातें करने लगते हैं, तभी अचानक से क्लाइम की जो माँ है मिसेस योब्राइट, वो वहाँ पर कहीं से पहुँच जाती हैं। तो मिसेस योब्राइट के यहाँ पर आने का यही मकसद होता है कि वो उनके और क्लाइम के बीच जो अनबन हो गई थी क्लाइम के शादी के दौरान, वो फिर से उन्हें ठीक कर सके और उनके रिलेशन को वापस से रिस्टोर कर सके। तो स्टीशिया जब दरवाजे पर उनकी खटखटाने की आवाज़ सुनती है, तो वो इससे काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है, और वो सोचने लगती है कि मिसेस योब्राइट ने अगर उसे और विल्डीफ को एक साथ देख लिया तो वो क्या सोचेंगी। तो इसी वजह से स्टीशिया दरवाज़ा नहीं खोलती है। हालांकि मिसेस योब्राइट इस बात को जानती थी कि क्लाइम और स्टीशिया दोनों ही घर पर हैं, पर जब स्टीशिया दरवाज़ा नहीं खोलती है तब मायूस होकर वो वापस अपने घर की ओर लौटने लगती हैं। और जब मिसेस योब्राइट तेज़ धूप में अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक सांप के काटने की वजह से वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो अब शाम के समय जब क्लाइम नींद से जागता है, तब उसे ये बात नहीं पता होता है कि दोपहर के टाइम उसकी माँ उससे मिलने उसके घर आई थी। तो क्लाइम अपने माँ से मिलने के लिए वो उनके घर की तरफ रवाना हो जाता है, और जब वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी क्या होता है, तभी उसे रास्ते में उसकी माँ की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो इतना डिप्रेस हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वो कई हफ्तों के लिए बीमार पड़ जाता है, और वो अपने आप को ही अपनी माँ के डेथ के लिए ब्लेम करने लगता है। और वहीं स्टेशिया जो है, वो भी काफ़ी गिल्टी फील करने लगती है, पर उसके अंदर भी अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये कह सके कि उसकी भी इस ट्रेजेडी या हादसे में एक बड़ा रोल है, और उसके ही दरवाज़ा ना खोलने की वजह से ये सब हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सच्चाई जो है वो ज़्यादा तक छुपती नहीं, तो क्लाइम को भी जल्दी ही उसके एक पड़ोस के बच्चे से ये बात पता चल जाती है कि उस दिन जब वो दोपहर में सो रहा होता है, तब दो लोग उसके घर आए होते हैं। पहली उसकी माँ मिसेस योब्राइट और दूसरा विल्डीफ। और स्टीशिया के दरवाज़ा ना खोलने की वजह से ही उसकी माँ की डेथ हुई है। तो ये सब जानने के बाद क्लाइम स्टीशिया पर भड़क जाता है, और वो उसे बुरा भला कहने लगता है और उसे एडल्ट्री के लिए एक्यूज़ करता है। पर स्टीशिया अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करने के बजाय या कोई सफाई देने के बजाय वो उल्टा क्लाइम को ही क्रिटिसाइज करने लगती है, और गुस्से में आकर वो अपने ग्रैंडफादर के घर चली जाती है। तो अब इस नोवेल के लास्ट में क्या होता है, स्टीशिया इस छोटे से जगह एग्डन हीथ से बाहर निकलने के लिए और पेरिस जाने के लिए एक प्लान बनाती है, और विल्ली भी उसके इस प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सो ऑल्दो स्टीशिया ये बात जानती है कि अगर वो विल्लीफ की मदद लेती है तो उसे उसकी मिस्ट्रेस बनना होगा, बट फिर भी वो तैयार हो जाती है, और स्टीशिया विल्लीफ से कहती है कि जब वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, तब रात के समय वो उसे चलने के लिए एक सिग्नल भेजेगी। और वहीं दूसरी तरफ जब स्टीशिया के हस्बैंड क्लाइम का गुस्सा शांत हो जाता है, तब वो स्टीशिया को एक लेटर भेजता है। बेसिकली एक रिकन्सिलेशन का लेटर होता है,
ताकि उनका रिलेशन फिर से बेटर हो सके। पर जब तक कि वो लेटर उस्तीशा तक पहुंच पाता है, उससे पहले ही उस्तीशा विलीफ को चलने के लिए सिग्नल दे देती है। और रात के अंधेरे में ही जब तेज़ बारिश और हवाएं चल रही होती है, तभी वो निकल जाती है। तो अब थॉमसन को जब ये बात पता चलती है कि उसका हस्बैंड विलीफ और उस्तीशा दोनों एक साथ पेरिस जाने वाले होते हैं, तब वो क्लाइम को भेजती है उन्हें रोकने के लिए। और रास्ते में जब थॉमसन अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकली होती है, तब वहीं पर उसकी मुलाकात डिगोरी से भी हो जाती है और ये लोग सब मिलकर विलीफ और उस्तीशा को ढूंढने लगते हैं। तो स्टिशिया जब विलीफ के पास जा रही होती है, तभी वो एक नदी के पास उसमें गिर जाती है और उसकी चीख या आवाज़ सुनकर विलीफ बिना कुछ सोचे वो नदी में कूद जाता है। और फिर क्लाइम भी उन्हें बचाने के लिए वो भी उसमें कूद जाता है। और अब इन दोनों को ही उस नदी में तैरना नहीं आता था। तब उसी वक्त डिगोरी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो किसी तरह से क्लाइम को तो बचा लेता है, बट वो विलीफ और उस्तीशा को नहीं बचा पाता। और फिर क्लाइम खुद को ही कोसने लगता है कि उसकी ही वजह से आज उसकी माँ और उसकी वाइफ उस्तीशा की डेथ हो गई है। तो फाइनल सीन में क्या होता है, डिगोरी अपने इस रिडलमैन के जॉब को छोड़ देता है और वो एक डेयरी फार्मर बन जाता है। और फिर उसके 2 साल बाद उसकी और थॉमसन की शादी हो जाती है। और रही बात क्लाइम की, तो क्लाइम अब एक सैड और सॉलिटरी फिगर बनकर वो अब प्रीचिंग का काम करता है, यानी जो लोगों को उपदेश देते हैं या मॉरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो अब इसका काम करता है। तो इस तरह से वीडियो का एंड होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।